नमस्कार दोस्तों। 90% बंदे क्या करते हैं कि कोई भी क्लास लेते नहीं है, प्रश्न उत्तर की, और डायरेक्ट एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसा मत करना है। आपको ये क्लास देखनी है चाहे कुछ भी हो। मैं आपके लिए 20 क्वेश्चंस की क्लास लेकर आया हूँ। तो आप सिंधु घाटी सभ्यता का ज़रूर ये क्वेश्चंस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए साबित हो सकते हैं दोस्तों। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते, जल्दी से जल्दी ये क्लास देके आपको चैप्टर आज का हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो दोस्तों इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। तो बच्चों 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब यानी अब पाकिस्तान में है जो स्थल ने हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई की, और खुदाई के दौरान पक्के ईंटें, बर्तन, मोहरे और मकानों के अवशेष मिले। यहीं से पता चला है कि भारत में हजारों साल पहले एक विकसित सभ्यता थी, यानी हड़प्पा सभ्यता थी। अब 1921 दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? वो है राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। दोस्तों ये 10 क्वेश्चन है वो इस पीडीएफ से आ गए थे गलती से, मतलब इसमें जो बैकग्राउंड है ये सही ना रहा क्वेश्चन का। अगर आपको थोड़ा कम दिखे तो एक बार एडजस्ट करना। 11 से जो 20 तक आगे क्वेश्चन है वो सही है, एकदम क्लियर है। तो हड़प्पा की खोज एक साल बाद 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। हड़प्पा की खोज के एक साल बाद जस्ट 1922 में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, और राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला, एक ही बात है। यहाँ से महान स्नानागार, नृत्य करती युवती की कांस्य प्रतिमा और दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति मिली। दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति मिली जैसे हम अपने इस टाइम रखते हैं जनरेशन में दाढ़ी मूछ का। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अब आपसे मैं एक क्लास में सवाल पूछता हूँ, कमेंट करना कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। अगर आप ये क्लास देख रहे हो ध्यान से तो ज़रूर आप इसका आंसर दोगे। और दोस्तों अगर आपने ये क्लास ले ली तो मेरी गारंटी, सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी क्वेश्चन आए ये किसी भी वनडे एग्जाम में, तो आप उसको ज़रूर करोगे। मेरी गारंटी लिख के ले देना चाहे कुछ भी हो। इस क्लास में 20 क्वेश्चन के, क्योंकि मैं बुक और एआई दोनों से ये क्वेश्चन बनाता हूँ दोस्तों, तभी देख लो किस हेडिंग में बना हुआ है। तो आपको रोज़ में ऐसे एआई के जो बनाए हुए क्वेश्चन है आजकल वही एग्जामिनर डाल रहा है, क्योंकि आजकल बुक से कोई नहीं देखता, सीधा डायरेक्ट टॉपिक डालता है, टॉपिक से एआई से क्वेश्चन लेके डायरेक्ट हमारे एग्जाम में दे देते हैं। तो आपको एआई बेस्ड क्वेश्चन पढ़ना है, आजकल एआई का ज़माना आ गया ना, इसलिए। ओके दोस्तों, तो चलते हैं फिर शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन 3। सिंधु सभ्यता का क्या माना जाता है, यानी सिंधु सभ्यता का काल है वो क्या माना जाता है? लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। कोई दोस्त बोलेगा कि 2500 से तो आगे जाना चाहिए, लेकिन नीचे क्यों? को दोस्तों ये ईसा पूर्व है ना कि ईस्वी। ईस्वी होती तो 2500 से 3000 या 4000 5000 तक जा सकती थी, लेकिन ये ईसा पूर्व है इसलिए ये डाउन चलेगी, है नीचे चलती है ईसा पूर्व। अब इसकी मैं आपको मतलब सॉल्यूशन कराऊँ कि यह भारत की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी, और उस समय लोग पक्के मकानों में रहते थे और खेती करते थे, व्यापार करते थे, और शहरों की योजनाएं भी बहुत अच्छी थी। तो लगभग आप याद रख सकते हो कि 2500 पूर्व ये सभ्यता का स्वर्ण काल है, यानी सिंधु सभ्यता का स्वर्ण काल है वो 2500 पूर्व के आसपास है। तो आप ये तो दोस्तों आप ये बता सकते हो कि सिंधु सभ्यता ग्रामीण थी या फिर नगरीय? तो आप कमेंट करना ज़रूर। अब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था दोस्तों मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इस सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे विकसित नगर माना जाता है। यहाँ की चौड़ी सड़कें, नालियाँ और बड़े बड़े भवन मिले हैं। तो आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। अब आप यही दोबारा से क्वेश्चन क्या पूछोगे, सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो आप बता दोगे मोहनजोदड़ो, कमेंट मतलब देख के कॉपी कर दोगे आप तो। अब आज का 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? वह है राखी गढ़ी, हरियाणा। दोस्तों अब राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है वो तो सबको पता है, और भारत का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। यहाँ से मिले अवशेषों ने सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी दी है। तो दोस्तों आप मुझे ये बता सकते हो कि कमेंट में कि राखी गढ़ी किस नदी के किनारे है, यानी नदी का नाम बता सकते हो कि दोस्तों राखी गढ़ी किस नदी के किनारे है? भारत का सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी जो हरियाणा में है। और क्लास से हम सवाल पूछते हैं कि राखी गढ़ी किस राज्य में है, तो वो हरियाणा से आप बता दोगे। लोथल किस राज्य में? अब लोथल है हमारे गुजरात में। और लोथल भी आप बताओ कि किस नदी के किनारे? तो दोस्तों आपकी
बहुत तैयारी हो जाएगी इस क्लास से। अब लोथल गुजरात में स्थित है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नगर था और समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र भी माना जाता है लोथल, जो गुजरात में है। और आपको मैं यही बता दूं, कमेंट में आप करोगे तो करोगे, वरना मैं बता दूं कि ये भोगवा नदी के किनारे है लोथल, जो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे गुजरात में। लोथल किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? 7 नंबर क्वेश्चन है कि लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये हमारे बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है लोथल। लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। सॉरी, कॉल आ गया था, 1 मिनट दोस्तों, इसको मैं थोड़ा फ्लाइट मोड मार दूँ। तो लोथल किस राज्य में, लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? ये तो आप बंदरगाह बता दिया। और लोथल किस राज्य में? गुजरात में है दोस्तों। लोथल से एक विशाल बंदरगाह मिला है। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग समुद्री मार्ग से दूसरे देशों में, विशेषकर मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते हैं। लोथल क्यों प्रसिद्ध है? ये तो आपने बता दिया कि ये बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। आज का 8 नंबर क्वेश्चन, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारे राजस्थान में। कालीबंगा यानी काली चूड़ियों के कारण है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है दोस्तों। कालीबंगा राजस्थान में है। अब कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध है? यह 9 नंबर क्वेश्चन है। ज्योति खेत के प्रमाण मिलते हैं इसलिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा से दुनिया की सबसे पुरानी ज्योति खेत के प्रमाण मिले। इससे पता चलता है कि उसमें के लोग वैज्ञानिक ढंग से खेती करते थे। कालीबंगा से जुता खेत बिल्कुल मिलता है। और ज्योति खेत के प्रमाण कहाँ मिले? वो कालीबंगा से मिले। आज का 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर, धोलावीरा किस राज्य में है? धोलावीरा, धोलावीरा किस राज्य में? तो यह भी हमारे गुजरात में है दोस्तों। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह अपनी जल प्रबंधन प्रणाली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विश्व में प्रसिद्ध है जल प्रबंधन प्रणाली के लिए। यहाँ वर्षा के पानी को इकट्ठा करके बड़े बड़े जलाशय बनाए गए थे। अभी आगे आपके क्वेश्चंस 11 नंबर, ये सही है, उस पीडीएफ से बेस्ट है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है वापस, धोलावीरा किस लिए प्रसिद्ध है? ये जल प्रबंधन। धोलावीरा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम थी। यहाँ वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े टैंक और जलाशय बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता लोग इंजीनियरिंग में बहुत उन्नत थे, यानी आगे थे, इनको इंजीनियरिंग क्या काम आते थे। अब धोलावीरा जल प्रबंधन है। धोलावीरा किस लिए प्रसिद्ध है? वो जल प्रबंधन प्रणाली आपको बता दिया। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये दोस्तों रावी नदी के किनारे। अब हड़प्पा नगर रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कौन सा नगर किस नदी के किनारे, इसलिए अच्छे से याद रखिए। तो दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया कि नदी भी याद रखनी है। अब हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो वो हमारी सिंधु नदी के किनारे है दोस्तों। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, इसी कारण पूरी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा है दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? यानी सिंधु सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय वो क्या था? वो है कृषि और व्यापार दोस्तों। उस समय के लोग गेहूँ जो फसलें उगाते थे और साथ ही दूसरे देशों के साथ व्यापार भी करते थे, इसलिए उनकी अर्थव्यवस्था खेती और व्यापार दोनों पर आधारित थी दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता में मुख्य फसलें कौन सी थी? तो गेहूँ और जौ, आपको पता ही है, पिछले क्वेश्चन में हमने देख लिया। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूँ और जौ की खेती सबसे अधिक करते थे। कुछ स्थानों से चावल के भी प्रमाण मिले, जो मुख्य फसलें गेहूँ और जौ। अब चावल के प्रमाण कहाँ मिले? वो हमारे लोथल और रंगपुर से। तो दोस्तों आप कमेंट में बताना कि रंगपुर कहाँ है। लोथल तो आप गुजरात में बताए, लेकिन रंगपुर कहाँ है ये बताना आप। हालांकि गेहूँ और जौ मुख्य फसलें थी, लेकिन लोथल और रंगपुर से चावल के भी प्रमाण मिले दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले कपास की खेती किस सभ्यता में हुई? नहीं, कपास की खेती वो है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में। दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती और उसके उपयोग के प्रमाण सिंधु सभ्यता से मिलते हैं, इसलिए इसे कपास के प्रारंभिक उपयोग के लिए भी जाना जाता है। कपास के प्रारंभिक उपयोग के लिए भी जाना जाता है। पहले कपास में सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिली थी। अब महान स्नानागार कहाँ मिला था? वो है मोहनजोदड़ो में। अब आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है,
मोहनजोदड़ो तो बता दिया आपको, महान स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध खोज है। माना जाता है कि इसका उपयोग धार्मिक स्नान या विशेष समारोह के लिए किया जाता है। अब सेकंड लास्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, अन्नागार कहाँ मिला। तो दोस्तों अन्नागार कहाँ मिला, या बता सकते हो कि हमें, कि हड़प्पा में मिला था। हड़प्पा से विशाल अन्नागार मिला है। इससे पता चलता है कि लोग अनाज का संग्रह करते थे और उनकी व्यवस्था अच्छी थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अग्निकुंड कहाँ मिले थे दोस्तों। तो वो मिले थे हमें कालीबंगा से। अब राजस्थान की कालीबंगा से अग्निकुंड मिले। इतिहासकारों का मानना है कि इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठान में किया जाता था। तो दोस्तों आज का हमने क्लास कर ली। आज हमने मतलब 11 से 20 तक पूरी विस्तार से समझी और 1 से 10 तक पहले भी समझे थे पहले पीडीएफ में। अभी छोटे से आपको होमवर्क है, कमेंट बताइए कि महान स्नानागार कहाँ मिला था। पीछे ही क्वेश्चन गया, महान स्नानागार कहाँ मिला था। तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, या फिर आपको याद है तो सबसे बेस्ट बात है। और कपास की खेती सबसे पहले किस सभ्यता में हुई, तो ये भी आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन आपको रोज़ मैं पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाऊँगा। और आपका अगर कुछ भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कर देना, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। और वैसे आपको वीडियो बनाऊँगा। अगर आप कहते हैं चित्र के माध्यम से समझाए तो चित्र के माध्यम से, अगर आप कहते हैं कि स्लो पढ़ाओ तो स्लो, और अगर कहते हो कि स्पीड पढ़ाओ तो मैं स्पीड में भी कर सकता हूँ। जो भी मेरे भाई बहन बोलेंगे वैसा ज़रूर किया जाएगा आपके लिए। लेकिन आपको तो एक थंब यानी अंगूठा रखना है, जैसी भाषा में बोले तो अंगूठा लगाना है, मतलब लाइक करना है और शेयर अगर दोस्तों को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपके एक लाइक से बहुत हमें कुछ मिलता है, हम मोटिवेट होते हैं और हमारा चैनल भी ग्रो करता है। इसलिए आप इतना ज़रूर हमारे लिए कुछ करिए दोस्तों। जय हिंद।